इस पोस्टुलेट में अपन ने क्या देखा कि वाइल रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट एन इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन एनर्जी और लॉसेज एनर्जी, ना तो वो लेता है ना ही एनर्जी को देता है। ठीक है भाई, अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो इस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को लेगा ना एनर्जी को देगा। अगर वो एनर्जी लेता है तो उस कंडीशन में वो अगले ऑर्बिट में चला जाएगा। इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट के बीच में जाने का जो बीच में है गैप, इस गैप में कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल नहीं रह सकता, वहाँ पर कभी भी और इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। इसी बात को क्या कहा था उसने, बोर ने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि एक ऑर्बिट फिक्स है और ये ऑर्बिट फिक्स है। इस ऑर्बिट में क्या है, जगह फिक्स हो गई। जैसे एक क्लासरूम है ना भाई, तो ये क्लासरूम है जैसे, तो यहाँ पर आपके टीचर खड़े हुए और उस टीचर ने क्या कर दिया, बेंचेज अरेंज करना स्टार्ट कर दी। और बेंचेस कुछ इस तरीके से अरेंज करी कि उसने कहा कि जो 70% वाले हैं वो यहाँ बैठेंगे, 80% वाले हैं वो यहाँ बैठेंगे, 90% वाले हैं वो यहाँ बैठेंगे। इसको न्यूक्लियस मत मानना, न्यूक्लियस मानोगे तो एनर्जी बढ़ा रहे अपन, जबकि उसमें एनर्जी कम होती। ठीक है, वो जो भी वाट एवर बात करेंगे अपन एक्स्ट्रा, लेकिन अभी अपन क्लास की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक लाइन्स में क्या कर रखी है, अपनी बेंचेस अरेंज कर रखी है। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पर है और उसने अगर एनर्जी गेन कर ली, यानी कि इस बार टेस्ट हुआ, टेस्ट में अच्छे मार्क्स गेन कर लिए तो क्या हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। फिर अच्छे मार्क्स गेन कर लिए तो कहाँ हो जाएगा, अपग्रेड होता जाएगा। तो एनर्जी लेवल, अब ये बच्चा अगर सोचे कि मेरे मार्क्स अच्छे आ गए हैं और मैं यहाँ पर जाकर बैठ जाऊँ, तो बीच में कोई बैठने की जगह नहीं है। या तो यहाँ भी बैठ सकता है या फिर यहाँ ही बैठ सकता है, कहीं दूसरी जगह बैठने की उसके पास ऑप्शन नहीं है। यही बात इन्होंने कही कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी शेल में चक्कर लगा रहा है तो उसके पास ऑप्शन केवल और केवल शेल में ही रुकने के हैं, उसके अलावा कहीं दूसरी जगह ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने कहा कि नाइदर गेन्स एनर्जी नॉर लूजेज एनर्जी। ठीक है, कहाँ पर, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में। अगले पोस्टुलेट में क्या कहा उन्होंने कि अगले पोस्टुलेट में जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है तो अपग्रेड होगा और देता है तो वापस से डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे एनर्जी ले देगा तो अंदर आना स्टार्ट होगा और जैसे जैसे एनर्जी लेगा तो बार बार जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी क्या कह दी अपन ने, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट शेल इज़ फिक्स्ड। उसको क्या कह दिया अपन ने, ये फिक्स है। तो जो फिक्स्ड एनर्जी शेल वाला ऑर्बिट है, उस एनर्जी शेल वाले ऑर्बिट को इन्होंने एक नया नाम दे दिया और उसका नाम दे दिया इन्होंने स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। याद रह जाएगी बात। अगला पोस्टुलेट क्या कहता है, अगला पोस्टुलेट कहता है इलेक्ट्रॉन कैन चेंज इट्स एनर्जी। इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, अपनी एनर्जी को चेंज कर सकता है। तो छठा पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन कैन चेंज इट्स एनर्जी। ठीक है भाई, और अगर वो एनर्जी को चेंज कर रहा है तो इफ़ गेन एनर्जी, अगर उसने एनर्जी ली है देन इट विल अपग्रेड। क्या होगा, वो अपग्रेड होगा किसमें, इट शेल्स में, उसकी शेल्स में क्या होगा, वो अपग्रेड होगा। और अगर उसने दी है तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, इसका अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है भाई, यहाँ तक ये पोस्टुलेट्स हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स की कुछ कैलकुलेशंस हमारे को करनी है और याद रखनी है अकॉर्डिंग टू बोर। बोर ने कुछ कैलकुलेशन करी और उस कैलकुलेशन से क्या करा उसने, कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसका रेडियस क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है, इसके बारे में उसने कैलकुलेशंस करी। वो कैलकुलेशन हमारे को करनी है। तो यहाँ क्या रखा हेडिंग लगेंगे अपन, कैलकुलेशंस। यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनना स्टार्ट होते हैं और ये न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और डेरिवेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या किसकी कैलकुलेशन करनी है, तो फर्स्ट हमारे को रेडियस, सेकंड रेडियस की सिंबल आर, सेकंड अब मेरे को कैलकुलेशन करनी वेलोसिटी वी, थर्ड कैलकुलेशन करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी, फोर्थ करेंगे अपन पोटेंशियल एनर्जी, फिफ्थ करेंगे अपन टोटल एनर्जी। और इस तरीके से अपन कुछ कैलकुलेशंस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हेडिंग लगाओ रेडियस।
रेडियस, क्या सिंबल होता है, आर। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, वेरिएशन डेरिवेशन याद रखना। ठीक है भाई, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपन ने दो इक्वेशन याद कर रखी थी पहले, है ना, कौन कौन सी? तो एक तो है हमारे पास एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अभी मतलब 1 लगाओ, अभी थोड़ी देर बाद लगाएंगे 1, या पहली इक्वेशन अपन ने वहाँ पर देखी थी। एक इक्वेशन और याद कर रखी है अपन ने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन, क्या कॉमन है उसको फाइंड आउट करके आर की कैलकुलेशन हमारे को यहाँ पर करनी है। ठीक है, इस एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, इस इक्वेशन को मैं पलट कर यूँ लिख सकता हूँ क्या, एन एच अपॉन 2 पाई, तो क्या हो जाएगा एम वी आर। अगर मैं इस v को इस v से, इस m को इस m से अगर कैंसिल आउट कर दूं, तो उस कंडीशन में मेरे को क्या हो जाएगा, r की कैलकुलेशन में आराम से कर पाऊंगा। तो मैं क्या कर दूं, तो मैं करूंगा इसका स्क्वायर करके इसको उससे डिवाइड कर दूंगा। तो क्या करेंगे अपन, इसका कर दिया अपन ने स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन का, तो फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करके डिवाइड कर दो आप सेकंड इक्वेशन से। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन डाल दो, चलो ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर किया, और अब क्या करेंगे अपन, सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करो भाई, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर किया तो ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर। अब डिवाइड करना है तो डिवाइड करो। ठीक है, अब डिवाइड कर किससे करना है, सेकंड इक्वेशन से। फर्स्ट को लिखेंगे अपन ऊपर और सेकंड को लिखेंगे नीचे। तो ये लिखा अपन ने जेड ई स्क्वायर, ऊपर तो यही है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा हमारा, एम वी आर स्क्वायर, एम वी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये पूरी इक्वेशन स्क्वायर हो रही है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बोलो भाई कैसे आया इक्वेशन, पता लगा क्या? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट स्क्वायर कर दिया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इसको स्क्वायर कर ही नहीं रहे अपन, डिवाइड कर रहे हैं खाली। अब जो चीज़ कट सकती है उसको काटें और वापस से लिखते हैं इक्वेशन को। क्या क्या कट सकता है, तो देखो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल आउट हो सकता है, पाई स्क्वायर से पाई कैंसिल आउट हो सकता है ना, और क्या हट सकता है, इस एम स्क्वायर वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है। एक चीज़ और कटेगी, जब अपन इसको पलटेगी तब अपने को पता चलेगा कि कैसे क्या होने वाला है। तो देखो मैं इसको पलटता हूँ, तो ये लिखा मैंने एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे कुछ है नहीं, नीचे कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। तो अपन ने क्या लिख दिया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई, ये चीज़ पलट को ऊपर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर, ये होगा इक्वल टू, इधर क्या बचा हमारे, एम स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना, इसको एम को इसको भी कैंसिल आउट कर दो, एम से एम कट रहा है ना, तो एम आर स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो एम आर स्क्वायर, और ये आर भी ऊपर जाएगा तो ये मैंने आर लिख दिया। ठीक है, अब बताओ ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है, तो क्या लिख सकते हैं अपन, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर। यही है, अब आर को इधर ही रहने दो, एम को उधर ले जाओ, तो एम को इधर ले जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा वो, ये लगा दिया मैंने एम। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई क्या। अब इसी इक्वेशन को मैं सिस्टमेटिक लिखता हूँ, जैसा आपने को चाहिए वैसा। तो मैं यहाँ ऊपर इसको मिटा कर लिखता हूँ, इसी इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन
पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर। याद रखिए बात। अब देखो यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ शेल, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, एप्सिलॉन एक कांस्टेंट होता है, पाई भी कांस्टेंट, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यही है। अब इसमें से कांस्टेंट क्या क्या चीज़ हो गई, तो ये कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ शेल तो अपने को चेंज होगा, नंबर ऑफ शेल तो कहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग रेडियस डिसाइड होगा। एच प्लांक कांस्टेंट ये हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। एटॉमिक नंबर अपने को जिस एटम का निकालना पड़ेगा, तो ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि एटम तो चेंज हो सकता है। फिर अपने पास मास ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट, सब कांस्टेंट कांस्टेंट को एक तरफ रख लो, तो अपन क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर, एन तो कांस्टेंट नहीं है, एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर। ठीक है, और ये पूरा बंद करके क्या लिख दिया अपन ने, एन स्क्वायर अपॉन जेड, क्योंकि ये भी कांस्टेंट नहीं है तो ये भी कांस्टेंट नहीं है, एटॉमिक नंबर भी फिक्स नहीं है। भाई किसकी रेडियस आप निकालना चाह रहे हो, फर्स्ट ऑर्बिट की निकालना चाह रहे हो तो यहाँ फर्स्ट लिखोगे, सेकंड ऑर्बिट की निकालना चाह रहे हो तो सेकंड ऑर्बिट लिखोगे, थर्ड ऑर्बिट निकालना चाह रहे हो तो थर्ड ऑर्बिट लिखोगे। तो ये क्या कह देंगे, आर एन, यानी कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, ये अपन ने ये रख दिया इसको, और ये अपन क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे कांस्टेंट हैं, इन सारे कांस्टेंट की अगर मैं वैल्यूज़ रख लूँ और वैल्यूज़ रख के मैं यहाँ पुट कर दूँ, तो मेरे को निकल के आएगा आर एन इज इक्वल टू 0.529 होता है, 529, मैं इसको 53 भी लिख सकता हूँ, 0.529 है ओरिजिनल में, लेकिन मैंने क्या लिख दिया 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट, जेड एटॉमिक नंबर जिस एटम का आप निकालना चाह रहे हो उसका, और इसकी वैल्यू आएगी एंगस्ट्रॉम के अंदर, क्योंकि रेडियस बहुत छोटी है तो अपन इसकी यूनिट किस में लेंगे, एंगस्ट्रॉम के अंदर। याद रह जाएगी बात। ये अपन ने यहाँ तक किया, यहाँ से अपन किसी भी एटम की पर्टिकुलर ऑर्बिट में और रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन में देता हूँ, आप उसको सॉल्व करना। तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए क्या करना है आपको, ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे अपन, R1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू 0.53, एन कौन सा है, फर्स्ट शेल की निकालनी है, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर अपॉन जेड, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, जेड मास नंबर नहीं पूछ रहे हैं, एटॉमिक नंबर ध्यान रखना है, मास नंबर नहीं है, जेड मतलब बराबर एटॉमिक नंबर है, तो 1/1, 1 का स्क्वायर 1, और क्या आंसर आ जाएगा अपना, इसका मतलब हाइड्रोजन का जो फर्स्ट शेल का रेडियस है वो कितना है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ऐसे सेकंड का निकालना है और ऐसे ही थर्ड का निकालना। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो, इन दोनों को सोल्व करना। विच ऑफ द फॉलोइंग will have same radius as first shell of हाइड्रोजन एटम। मैं कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ, उन ऑप्शंस में से आपको ये फाइंड आउट करके बताना है कि किसकी रेडियस हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल से मैच करती है। फर्स्ट सेल लिखो, एन की वैल्यू रखना 2 और लिथियम एटम के लिए। सेकंड ऑप्शन, एन की वैल्यू रखना 2 और बेरिलियम एटम के लिए। ऑप्शन नंबर 3 लिखो, एन की वैल्यू रखना 3 और ये लिखना आप लिथियम के लिए। डी लिखो, एन की वैल्यू रखना 3 और ये लिखना आप लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, हीलियम लिख लो, हीलियम। ठीक है, हीलियम, ये इधर लिखा हुआ हीलियम। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इसकी और आर निकालना, इसके लिए आर निकालना, इसके लिए आर निकालना, इसके लिए आर निकालना, सभी के लिए आर निकालना और ये बताना कि किसकी वैल्यू R1 है ना, इसके
हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की ऑर्बिट के इक्वल आ जाती है। ठीक है भाई, चलो थैंक यू।